हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे भाई बहन अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबके लिए सेशन रोजाना होता है, डेली आप लोगों की क्लास चलती है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बेहतर लग रही होंगी। तो सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, प्रणाम, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप सब मेरे भाई बहन? बढ़िया है, जबरदस्त है। एक बार कमेंट करके बताएं सब लोग अच्छे हैं। सभी का वेलकम, सभी का स्वागत आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में। जी सरकार, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। वेलकम, स्वागत आप सबका। तो प्यारे भाई बहनों, बात ऐसी है कुछ, खुश हैं आप सब? तो अब समय आ चुका है अपनी तैयारी को और पक्की करने का। देखिए, यूपीएसआई में जब जीके जीएस की बात आती है तो आप सबको पता है कि पॉलिटी और मूल विधि जो है उसके क्वेश्चन लगभग आपका 16 के करीब, 16 के करीब क्वेश्चन आते हैं। 16-18 क्वेश्चन पॉलिटी और मूल विधि के आते हैं, बाकी बचे हुए जीके जीएस के आते हैं। उस बचे हुए जीके जीएस में आपका हिस्ट्री भी है, आपका इकोनॉमिक्स भी है, आपका ज्योग्राफी भी है, आपका स्टैटिक जीके भी है, आपका करंट अफेयर भी है, आपका साइंस भी है। सारे ही पार्ट आते हैं। तो बेसिक बात इतनी है कि उसमें से जो आपका ये पॉइंट आते हैं, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको इतिहास से मिलते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो 2 या 3 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के मिलते हैं। वहीं मैं आपका साइंस की बात करूं तो बेसिकली 1 क्वेश्चन आपको साइंस का मिलता है, पर पढ़ना तो पड़ता है। वहीं आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिलते हैं, वहीं मैं आपसे बोलूं तो करंट अफेयर के आपका 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो कुल मिला के ऐसे ही ये कंप्लीट होते हैं आपका 20 से 22 क्वेश्चन, जो कि आपका पॉलिटी और मूल विधि को साइड में कर दिया जाए तो बचे हुए जीएस के पार्ट से आपका मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से मिलते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो मैं अभी आपको जो है करंट अफेयर के पोर्शन पे लेके चल रहा हूं। फिलहाल के लिए है, मुझे मन करा मेरा कि 2-3 दिन में चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ करा देता हूं विद डिटेल, विद स्टैटिक जीके। तो उन्हीं को मैं आपको करा रहा हूं, ताकि आप सबको पता है कि एग्जाम टाइम पे आने के बाद वो सारी चीज़ें इतनी बेसिक से जल्दी से तैयार नहीं हो पाती। फिर हम क्या करते हैं कि एक लंबी लंबी मैराथन हमें भी लानी होती है, मजबूरी होती है कि भाई बच्चों को जो मिल जाए उतना दे दो, तो हमें लगानी पड़ती है। फिर करंट अफेयर की मैराथन हो, स्टैटिक जीके की हो, वो तो चलेंगी ही चलेंगी। बेसिक रिवीजन होता है बेसिकली वहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, तसल्ली पूर्वक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका एग्जाम दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में होता है तो आपका लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर का पार्ट आपसे पूछा जाता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान में रखते हुए हम ये बात मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम, आपका जो है वो लगभग लगभग आपका जो है 1 साल पुराना करंट अफेयर एग्जामिनर पूछेगा। उस 1 साल पुराने करंट अफेयर को पढ़ने के लिए बेसिक से कुछ कुछ क्वेश्चन अगर हम निकालें हर मंथ से भी, तो 50-50 क्वेश्चन भी मैं चुनिंदा निकालूं ना, इतना करंट अफेयर होता है कि डेली कोई भी टीचर करंट अफेयर पढ़ाता है डेली, जैसे अरुण सर सुबह पढ़ाते हैं अपने, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो क्या है कि वो भी 20-30-40 क्वेश्चन निकाल के लाते होंगे डेली करंट अफेयर से, 20-25 क्वेश्चन तो बनाते ही हैं। तो 600-700 क्वेश्चन, अब उनमें से भी सिलेक्टिव 50-60 क्वेश्चन निकाल के, ताकि 12 महीने के 12 पंजे 60, 600 के करीब आपका क्वेश्चन है, वो तो क्वेश्चनों से भी काम चल जाएगा, पर लेकिन उसकी डिटेल के साथ हो, ताकि उससे स्टैटिक जीके भी कवर हो, उससे जीएस भी कवर हो। तो वो चीज एक बेनिफिशियरी होती है यहाँ पे, इसको साथ में पढ़ने से। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग उसको भी कवर अप करके चल रहे हैं, उसको भी मान के चल रहे हैं कि हमें ये कवर करनी ही करनी है, हमें ये इस तरीके से पढ़नी है। क्योंकि जब हम उस तरीके से मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी।
बस फर्क इतना ही है। ये चीज आपको किताबों में भी मिल सकती है साहब। क्लास में बैठने का फर्क यही है कि उस सामने वाले को जो भी टीचर पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी हो, जो पढ़ा रहा है वो अपना बेस्ट देता है 100%, सब बढ़िया है, सब मेहनत करते हैं। बस जिसने पहले पुरानी भर्तियां पढ़ा रखी हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, चाहे 2016 दरोगा भर्ती हो, चाहे 2021 की दरोगा भर्ती हो, चाहे बीच में 49,568 सिपाही भर्ती, 41,520 सिपाही भर्ती, 60,244 सिपाही भर्ती, 3,500 कुछ पदों पर जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती। तो ये जो वैकेंसियां हमने जी है, हमने मेहनत करी है, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं कि भाई एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें आपकी हेल्प हम लोग कर रहे हैं, वो चीज आपको अनुभव से ही मिलेगी। तो फर्क इतना ही है बस। आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, जनरली आप पढ़ते ही हैं, दुनिया भर का कंटेंट तो यूट्यूब पे पढ़ा है, दुनिया भर की किताबें आपके पास होंगी, पर लेकिन नहीं, अनुभव के साथ चीजें जब शेयर की जाती हैं और आपको बताया जाता है तो बेसिक बातें निकल के आती हैं। जैसे मैंने भी कहा कि करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, ऐसे निकालो 40-50 क्वेश्चनों का एक सेट हर महीने का बनाओ, उनको पीक अच्छे क्वेश्चन, तो वो काम हमारा है ताकि छूटे ना। भाई 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, भाई बहुत मेरिट में फायदा देता है ना, आपको आगे ले जाने में बहुत हेल्पफुल करता है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन की कीमत है, यहाँ पे जैसे एक एक रुपए की कीमत होती है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन की कीमत है मेरे भाई। हर किसी को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, तो वो आपको पानी है और मेहनत की तरफ लगना है। हम तो कर ही रहे, हम तो, हमारा तो काम है बढ़िया से घंटा। पढ़ना ना पढ़ना वो आपके हाथ में है, आप कितना एग्रेशन दिखाते हैं पढ़ाई के प्रति, कितना प्यार दिखाते हैं पढ़ाई के प्रति, कितना लगाव है आपका, इस वर्दी को आप कैसा चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कि कुछ चढ़ गया तेरा नशा ऐसा कि ये लत अब जाती नहीं, कि कुछ चढ़ गया तेरा नशा ऐसा कि ये लत अब जाती नहीं, ख्वाब में आती है ऋतु फिर नींद आती नहीं, तेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पे सजाऊंगा, फिर किस्मत और मेहनत की जंग जीत कर दिखाऊंगा, फिर उस मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा, ये वर्दी तू महबूबा है मेरी, मैं तुझे ही दुल्हन बनाऊंगा, तुझे ही दुल्हन बनाऊंगा। अन्यथा मत लेना, स्पेशली वर्दी के लिए बात चल रही है, ये बात आप जानते हैं। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक दिल में जनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया घोंसला, तो बोली साहब भरनी पड़ती है ऊंची उड़ाने बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये बात सच है, थोड़ा 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 कलेक्ट करके बड़ा कंटेंट तैयार होता है। तो वो चीज आपको कहीं से भी मिल सकती है, तो वही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपी पुलिस एसआई 2025 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग डेली करते हैं। ये आप लोगों के लिए प्यारे साथियों, यूपी पुलिस एसआई टारगेट बैच बहुत ही शानदार बैच है, नया बैच है। इसमें ये सारी चीजें आपको सेलेक्टिवली मिलने वाली हैं। इसकी क्लास 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, ये मैं आपको बता दूं क्लियरली, और आपको ये ज्वाइन करनी है, ठीक है। यूपी पुलिस एसआई टारगेट बैच 2025, ये बैच आपका 599 रुपये यहाँ दिखा रहा है, अभी ऑफर में आपको बंदा मिल जाएगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार बैच है, जबरदस्त बैच है प्यारे बच्चों। यूपी पुलिस एसआई टारगेट बैच 2025 अंतिम समय है, सिलेबस को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। जिस भाई ने भी अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया, ये उसके लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप नाम से सर्च करके और स्कैन करके आप इसमें जुड़ सकते हैं, ताकि आप इसे नाम से सर्च कर लो, चाहे क्यूआर कोड से स्कैन कर लो, ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, आप इसको कर पाए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा साहब। जी भैया, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया? 9वें एशियाई खेल शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया? जापान में, चीन में, दक्षिण कोरिया में, कजाकिस्तान में, कहां किया गया? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया, कमेंट करके बताइए। तो चीन के हॉर्बिन शहर में। कहां पे किया गया बेटा? चीन के हॉर्बिन शहर में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया गया, चीन के हॉर्बिन शहर में। डिटेल के साथ समझाऊंगा, पूरा एक एक चीज पॉइंट ऑफ पॉइंट आपको बताने वाला हूं। ये इसके हॉर्बिन 2025 के लोगो थे, बात समझ में? ये इसके क्या थे? लोगो थे। इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसका शुभंकर क्या था, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेजबान शहर था हॉर्बिन चीन, ये बात मैंने आपको बताई।
कब से कब तक हुए? तो फरवरी 7 से 14 फरवरी 2025 में ये शीतकालीन खेल आपका, एशियाई शीतकालीन खेल आपका आयोजित किए गए। कब किए गए? 7 से 14 फरवरी 2025 को। भागीदार देश कितने थे? कितने देशों ने इसमें भागीदारी दिखाई? कितने एशियाई कंट्री इसमें आपका शामिल हुए? तो 34 देश थे जो इसमें आपका शामिल हुए। बात समझ रहे? मेजबान देश कौन सा था? हॉर्बिन चाइना। अवधि कितनी रही? 7 से 14 फरवरी 2025 तक। भागीदार देश 34। एथलीटों की संख्या कितनी है? तो 1275। यानी कि इस मेजबान शहर हॉर्बिन चाइना में आपका 7 से 14 फरवरी को जो एशियाई शीतकालीन खेल हुए उसमें 34 देशों ने हिस्सा लिया। उन 34 देशों के 1275 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। 34 देशों के 1275 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें खेल कितने शामिल थे? 1275 जो खिलाड़ी हैं इसमें कितने? 1275 खिलाड़ी किसी एक देश से नहीं, सभी देशों 34 देशों के थे। अब मान लिया कोई टीम है, 11 लोगों में खेला जा रहा है, क्रिकेट का मैच होता है जैसे, अब इसमें तो नहीं है खैर वो, पर लेकिन वैसे कह रहा हूं मैं जनरली। आपका वो है हॉकी हो गया, या जो ग्रुप में भी खेले जाते हैं, तो सभी के मिला के इतने हैं। 11 खेल थे, 64 स्पर्धाएं थी आपका इसमें। भारत की भागीदारी में भारत के खिलाड़ी रहे 59 एथलीटों के साथ भारत एशियाई शीतकालीन खेलों में 2025 में अपनी भागीदारी दिखाता है। इसके शुभंकर कौन थे? बिनबिन और निनी। ये बाघ, टाइगर है। क्या नाम है इनका? बिनबिन और निनी। इनको आपका इसका शुभंकर बनाया गया है ना। आप देख रहे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। इनका लोगो बनाया गया। आदर्श वाक्य क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। इसकी थीम क्या थी? इसका आदर्श वाक्य क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, है ना, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ये इसकी थीम कह लीजिएगा या इसका आदर्श वाक्य कह लीजिएगा। एशियाई शीतकालीन खेलों के बारे में जानकारी की बात करते हैं। एशियाई शीतकालीन खेलों के बारे में जानकारी की बात करते हैं। एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है। एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाता है और इसकी मेजबानी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों के द्वारा की जाती है। मतलब उसमें जो लोग जाते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है और इसकी मेजबानी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक सदस्य के द्वारा की जाती है। मतलब जैसे हर देश से है तो उसमें एक सदस्य होगा। एशियाई शीतकालीन खेल शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तर्ज पर आयोजित किए जाते हैं। जैसे शीतकालीन ओलंपिक है, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए? पेरिस, फ्रांस में, है ना। तो एशियाई ग्रीष्मकालीन खेल भी होते हैं, ऐसे ही एशियाई शीतकालीन खेल भी हुए ओलंपिक खेलों की तर्ज पर। हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो फरवरी 2025 में हुए, अब 2029 में होंगे। कब होंगे? 2029 में। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में जब आयोजित, तो 4 साल बाद हो रहे थे। इससे पहले कब हुए होंगे? 2021 में। तो आयोजित हो जाते हैं, किए जाते हैं, हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। पहला एशियाई शीतकालीन खेल 1986 में जापान के सापापोरा में आयोजित किया गया। अब मुझे ये बताओ, ये चीज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? कितनी महत्वपूर्ण है बताओ? कितनी डिटेल में है मामला? एकदम फुल डिटेल में चल रहा मामला। तो पहला एशियाई शीतकालीन खेल 1986 में जापान के सापापोरा में आयोजित किया गया था। एग्री करते हो आप इस बात को? पहला एशियाई शीतकालीन खेल 1986 के जापान में 1986 में जापान के सापापोरा में। पहला एशियाई खेल कहां पे आयोजित हुआ? 1986 में जापान के सापापोरा में आयोजित किया गया। 2025 एशियाई खेल आपका कहां पे आयोजित किए गए? चीन के हॉर्बिन शहर में। इसके आदर्श वाक्य क्या था? कमेंट करके बताइएगा। एशियाई शीतकालीन खेल किसकी तर्ज पर? शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तर्ज पर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, है ना। और इसका जो लोगो था वो क्या था? निन्नी और आपका जो है शुभंकर क्या थे इसके? आपके सामने निन्नी और बिन। बात समझ में? इसका आदर्श वाक्य क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? आगे आइए। शीतकालीन एशियाई खेलों में जापान सबसे सफल टीम रहे है।
जिसने अभी तक कुल 397 पदक, 138 स्वर्ण पदक, 144 रजत और 114 कांस्य पदक जीते हैं। क्या गजब का सवाल है, देख रहे हो भाई साहब। शीतकालीन एशियाई खेलों में जापान सबसे सफल टीम है, जिसने अभी तक कुल 397 पदक, 138 स्वर्ण पदक, 144 रजत पदक और 114 कांस्य पदक जीते हैं। शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत ने अभी तक कोई पदक नहीं जीता है। शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत ने अभी तक कोई पदक नहीं जीता है, ये पॉइंट याद रखना। एशिया की ओलंपिक परिषद जो है वो क्या है, कैसे बनी, ये याद रखना। एशिया की ओलंपिक परिषद ये क्या है, कैसे बनी, इस बात को भी समझते हैं। यह एशिया में एशियाई स्तर के महाद्वीपीय खेलों, ग्रीष्मकालीन एशियाई खेलों, शीतकालीन एशियाई खेलों का आयोजन करता है। 1949 में यह एशियाई खेल महासंघ के रूप में स्थापित किया गया था और शायद 1981 में इसका नाम बदल के वर्तमान नाम जो है आपका एशियाई खेल जो है इसको रखा गया। एशियाई खेल महासंघ के रूप में स्थापित किया गया था। 1981 में इसका नाम बदल के वर्तमान नाम अपनाया गया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आई थिंक कुवैत में है ना? कहां पे? कुवैत में। इसका मुख्यालय कहां पर है? कुवैत में। सदस्य देश कितने हैं? तो 45 एशियाई देश हैं बेटा। कितने देश हैं इसमें? 45 एशियाई देश हैं। अध्यक्ष कौन बने इसके? रणधीर सिंह है, पहले भारतीय हैं एशियाई ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष। कौन? रणधीर सिंह, पहले भारतीय है। बात समझ में आ गई? एशियाई ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पहले भारतीय बने रणधीर सिंह। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। बड़ी अच्छी बिल्डिंग, महल सा लग रहा हो ही तो देखने में, है जी। ऐसा कुछ हो जा तो बात बन जा। ये हमारे भारत में ही है, कभी तुम विदेश में सोच रहे हो और देखियो कितनी सुंदर जगह है। कतई ऐसे भाई सब महल सा मानो हम गरीबन के हाथ में कहाँ रहे हो। खैर चलो, मेहनत करेंगे, देख के तो आएंगे ही। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? सवाल बाबू भैया, प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है विजय दुर्ग। क्या रखा गया भैया? विजय दुर्ग। बात समझ में? कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो, प्यार से देख लो। कोलकाता स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है ना। पूर्वी भारतीय स्थित सेना की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है ये फोर्ट विलियम किला, जो अब इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका साल 1781 में करवाया था। कब हुआ था? फोर्ट विलियम का निर्माण जो है वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1781 में करवाया था। यह फैसला छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि के रूप में लिया गया। बात समझ में आई? अभी आपको एक बात पता होगी, भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल जून 2025 में अनाउंस हुआ। क्या नाम था इसका? भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल जून 2025 में अनाउंस हुआ। इसका नाम क्या था साहब? तो इसका नाम था, मतलब किसको किया गया? तो मराठा साम्राज्य के 12 किले हैं।
जिसमें से एक तमिलनाडु में है, 11 तो महाराष्ट्र में, 11 फोर्ट हैं, किले हैं महाराष्ट्र के, और एक है तमिलनाडु का मराठा साम्राज्य से संबंधित जो है। तो इनको आपका यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया भैया। ये भी मराठा साम्राज्य से संबंधित है, ये पॉइंट भी अच्छा है। तो ये फैसला छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि के रूप में लिया गया था, जो ये अनाउंस किया गया। बात क्लियर हो गई यहां तक की? आगे आ जाओ। फोर्ट विलियम की बात कर लेते हैं कि इस किले में क्या है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिएगा। यह किला कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका नाम मूलतः है, ध्यान से सुनना भाई साहब, क्वेश्चन के बारे में ध्यान से सुनना बहुत प्यार से। यह किला कोलकाता में हुगली नदी के, आप जानते हैं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में, मतलब गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो फरक्का नामक स्थान से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक है हुगली और दूसरी वहां पे उसको लोकल में क्षेत्रों में आपका भागीरथी कहते हैं, पर लेकिन जैसे ही वो बांग्लादेश में जाती है तो वहां उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो एक शाखा बांग्लादेश जाती है पद्मा, और एक हुगली जो कलकत्ता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गंगा सागर द्वीप बनाती है, गंगा सागर आइलैंड, जहां पे गंगा सागर मेला लगता है मकर संक्रांति को प्रत्येक वर्ष, है ना। कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम बार बार और गंगा सागर एक बार, तो याद रखना। तो भैया, है ना, यह किला कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और इसका नाम मूलतः इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। समझ रहे पॉइंट ऑफ व्यू? मूल किले का निर्माण अंग्रेजों ने सर जॉन गोल्ड्सबोरो के नेतृत्व में वर्ष 1696 में कराया था और 1706 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। मूल किले का निर्माण अंग्रेजों ने सर जॉन गोल्ड्सबोरो के नेतृत्व में वर्ष 1696 में कराया था और 1706 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। यह कलकत्ता की घेराबंदी 1756 के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1758 और 1781 के बीच इसे एक नए स्थान पर पुनर्निर्मित किया और फोर्ट विलियम दोबारा बनाया, जिसे विजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर आपको पॉइंट? तो ये आपका पॉइंट है इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, आंसर तो फुटवा देख के दे सकते हो। सतवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सतवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, है ना, अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? सतवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सतवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किस मंत्रालय, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, या ये अभियान जो है आपका जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार रिपीटेड आते हैं। तो सतवारी आयुष मंत्रालय है, बी ऑप्शन आपके सामने राइट है भैया। क्या है आपका? आयुष मंत्रालय। देखिएगा, औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव द्वारा शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नाम से प्रजाति केंद्रित अभियान का शुभारंभ किया गया भैया। अनेक स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाने वाली शतावरी विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपका जो है अब इस अभियान के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पूरे देश में व्यापक दर्शकों तक पहुंचा है। तो ये आपका जो है अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया भैया। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बेहतर स्वास्थ्य के लिए शतावरी पर प्रजाति विशेष अभियान, उद्घाटन श्री प्रताप राव जाधव, जो माननीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं,
उनके द्वारा आपका वेद राजेश कोटचे सचिव आयुष मंत्रालय, महेश कुमार यादव, ये सब थे। और आयुष मंत्रालय की शुरुआत, आयुष मंत्रालय के द्वारा शतावरी बेहतर स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, बहुत शानदार, क्या कह रहा है आपसे। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? ओहो, अगला क्वेश्चन देखिए तो सर, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आगमन वीजा, भारत दर्शन वीजा, भारत गौरव वीजा, आयुष वीजा, कौन सी की है? हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा। औषधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग भारत आ सकते हैं। आयुष वीजा क्या शुरू किए भैया? आयुष वीजा। कैसे? ये लो, देख लो, जान लो बात। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सहित भारत की जो देसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, बेसिकली योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले, अब मान लिया कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, कोई व्यक्ति पुर्तगाल में रह रहा है, कोई व्यक्ति फ्रांस का है, अब वो भारत आना चाहता है कि भारत में मुझे होम्योपैथिक इलाज चाहिए, मेरे को इंग्लिश दवाई नहीं करनी, या प्राकृतिक चिकित्सा चाहिए, या यूनानी सिद्ध जो दवाइयां वो चाहिए, या आयुर्वेद से आयुर्वेदिक दवाइयां हमें चाहिए, तो वहां तो इंग्लिश दवाइयां मिल रही हैं भैया। तो भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक नई आयुष वीजा श्रेणी शुरू की है। कि भाई किसी को आना है तो ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो लोग भारत आएंगे, भारत में वो अपने इलाज कराएंगे, वो 10 को जाके और बताएंगे, फिर उस टेक्नोलॉजी को यहां से आपका जो है बाहर भी प्रचलित किया जाएगा। अब भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वो लोग यहाँ आएंगे तो उन लोगों को भी इलाज मिलेगा, तो वो भारत की मेडिकल साइंस और ज़्यादा डेवलप होगी, चाहे वो प्राकृतिक रूप से ही हो तो वो और डेवलप होगी। इस वीजा का उद्देश्य चिकित्सा मूल्य यात्रा को सुविधाजनक बनाना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भारत को वैश्विक गणतव्य के रूप में बढ़ावा देना, कि हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से प्राचीन समय से जो दवाइयां प्राकृतिक रूप से औषधियां बनाई जाती थी, उनका प्रचार प्रसार हो, उन्हें पता लगे कि भैया मेडिकल साइंस तुमसे भी कितनी पुरानी है भारत की, समझो तुम तो अब आए हो, भारत कितने समय से कर रहा है इस चीज को। और सच बात भी है, हमारी आज भी गांव क्षेत्र में, देहात में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो अब धीरे धीरे हालांकि वो श्रेणी खत्म होती जा रही है, अगर आप देखेंगे तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो जो आज भी अपने आप में काढ़ा, अपने आप में जो बेसिक दवाएं उनके थी, हल्दी का दूध कर दिया, उस हल्दी लगा दी चोट पे, तो पहले कहाँ थे लोगों के पास पैसे कि गांव क्षेत्र में चोट भी लग जाए तो आदमी डॉक्टर के पास बहुत कम रेयर चांस में जाता था, नमक और हल्दी का वो लगा के कर दिया काम, पट्टी बांध दी, कपड़ा बांध दिया, तो धीरे धीरे आराम लग जाता था, है ना। आज के टाइम में तो आदमी को तुरंत हल्की सी खांसी हो जाओ तुरंत दवाई चाहिए भैया, सिर में दर्द हो जाओ तुरंत टेबलेट चाहिए, तो ये चीज है। तो इन पुरानी प्राचीन चीजों को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसा किया गया। लो जी, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? व्हाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, बताइए इसके बारे में क्या कह रहा है जी।
चलिए भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र की मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो एमपी में। एमपी को आपका बाघ राज्य भी कहा जाता है। अगर हम देखते हैं, एमपी को बाघ राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट। एमपी को सोया प्रदेश कहा जाता है साहब, सोयाबीन के उत्पादन की वजह से। एमपी को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है साहब, मध्य में होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को आपका जो है नदियों का मायका भी कहा जाता है साहब, नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट है, मध्य प्रदेश। जान लेते हैं, डिटेल भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या कह रहा है कि भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CJDA द्वारा मंजूरी दे दी गई और इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ओहो, ध्यान से सुन लो क्या कह रहा है जी आपसे। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CJDA द्वारा मंजूरी दे दी गई, इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। बात समझ में? इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफेद बाघ को संरक्षण और प्रजनन करना है। अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में? एमपी में ही है ना। टाइगर रिपोर्ट के अनुसार आपका जो है, जो बाघ जनगणना रिपोर्ट आती है, बाघ गणना रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में ही। और रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है, रीवा मध्य प्रदेश को, है ना। वैसे रीवा नदी भी कहा जाता है, नर्मदा का नाम है रीवा, है ना। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार जबलपुर मध्य प्रदेश, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार जबलपुर मध्य प्रदेश, अमरकंटक क्षेत्र से ही होती है सोन नदी भी उद्गम, है ना। तो लाइफलाइन ऑफ एमपी भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। बात समझ रहे हैं ना। पश्चिम की ओर बहने वाली आपका सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर लंबाई आपका जो है पश्चिम की ओर बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है साहब? लो, ये तो आंसर दे ही दोगे तुम लोग यार, है जी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 4 फरवरी, 10 मार्च, 5 अप्रैल। विश्व कैंसर दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को। सही है। मुझे डाउट है थोड़ा सा, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। वैसे तो इस बार की जो थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक था, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कतई सही है मेरा आंसर। तुमने किसी ने कान फड़फड़ाने की कोशिश करी तो दिक्कत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है भैया। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। बात समझ में आ गई।
इस वर्ष का विषय क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बॉस। आपसे क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण सवाल। भारतीय मूल की किस गायिका ने 2025 में ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता? गजब सवाल भाई। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। भारतीय मूल की किस गायिका ने 2025 ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता? भारतीय मूल की किस गायिका ने 2025 ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है जी? चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन ने। किसने जीता है वो? चंद्रिका टंडन जी ने। डिटेल जानोगे? भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। गजब के डिटेल और गजब का क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन रिकॉर्डिंग एकेडमी ने लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में किया। फिर सुन लो, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स समारोह का आयोजन रिकॉर्डिंग एकेडमी ने लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में किया। क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस बार जो दिए गए कौन से अवार्ड दिए गए? ग्रैमी अवार्ड 67 नंबर के। तो 67वें ग्रैमी पुरस्कार में चंद्रिका टंडन ने यह पुरस्कार आपका जीता है एल्बम त्रिवेणी के लिए। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। चंद्रिका ने अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी सेल्सिट इरू मासुमोता के साथ यह पुरस्कार जीता है। चंद्रिका ने अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी सेल्सिट इरू मासुमोतो के साथ यह पुरस्कार जीता। पूरी टीम को वो किया गया इसमें, है ना, उनके साथ यह पुरस्कार जीता है भैया। ग्रैमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। शुरुआत पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था, जिसमें 1958 के लिए कलाकारों की संगीत उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। यानी कि पहली बार ग्रैमी अवार्ड कब दिए गए? तो पहली ग्रैमी पुरस्कार समारोह शुरुआत 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था, जिसमें 1958 के लिए कलाकारों की संगीत उपलब्धियों को सम्मानित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड मूल नाम ग्रामोफोन अवार्ड अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज LARAS केवल स्पेनी पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की एक श्रृंखला है। तो ग्रैमी अवार्ड जो दिए जाते हैं किस श्रेणी में कैसे दिए जाते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड मूल नाम है ग्रामोफोन अवार्ड। इसका अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज NARAS द्वारा या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज केवल स्पेनिश पुर्तगाल भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए, ये इसमें केवल इसी में दिया जाता है ना, द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की एक श्रृंखला है जो ग्रैमी अवार्ड आपका प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। बेटा समझ गए? विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्लास के बाद में कमेंट करके देना है प्यारे साथियों। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं, फिर हमारी मुलाकात आपसे कल होगी अपने समय पर। फिर हमारी मुलाकात आपसे कल होगी अपने समय पर। ये आपका वही यूपी पुलिस एसआई का टारगेट बैच है प्यारे बच्चों, जो नया बैच है। 30 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होंगी दीपावली के बाद, तो अपना जो है बढ़िया से आप लोग तैयारी को बेहतर कर दीजिएगा। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है ना, जीके जीएस बाय विक्रांत त्यागी सर। इसे आप नाम से सर्च कर रख सकते, स्कैन करके लीजिएगा। चलिए फिर, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। शायद उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे साथ।